हाँ जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम लास्ट क्लास में ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ रहे थे। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वीडियो हमारा रह गया था और हम उसको पूरा कवर नहीं कर पाए थे। आइए अब ऑस्मोटिक प्रेशर को हम आगे बढ़ाते हैं और ऑस्मोटिक प्रेशर से हम रिलेटेड सारी चीजों को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कल की क्लास में मैंने आपको ऑस्मोटिक प्रेशर पर डिस्कस करते हुए कुल दो चीजों के बारे में डिस्कशन किया था। वो डिस्कशन कुछ इस तरीके से था। मैं आपको कह रहा था कि हम ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में पहले बेसिक डिफरेंस समझ लेते हैं। यह है डिफ्यूजन और यह है ऑस्मोसिस। क्लियर है? जो मैंने आपको पूरा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया था कि ऑस्मोसिस क्या होगा और डिफ्यूजन क्या होगा। डिफ्यूजन में जनरली एक मेम्ब्रेन होती है और उस मेम्ब्रेन के जरिए सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों के दोनों पार्टिकल्स का फ्लो होता है। लेकिन ऑस्मोसिस में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है और उस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स का फ्लो ही अलाउ है। जिस चीज को मैंने एक्सप्लेन किया था कि अलाउ टू फ्लो द सॉल्वेंट पार्टिकल्स ओनली। और ये एसपीएम जो होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये जनरली आर्टिफिशियल्स भी होती है और नेचुरल भी होती है। तो नेचुरल मेम्ब्रेन एसपीएम तो हमें वेजिटेबल्स वगैरह सब में देखने को मिलती है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन की बात करें तो ये आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन जो जनरली बनी हुई होती है वो इस चीज की बनी हुई होती है, कॉपर हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। अब आप इस चीज को हमेशा दिमाग में डाल के रखिएगा, ये क्वेश्चन कई जगह पर आता है कि आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन मोस्टली किसकी बनी हुई होती है। क्लियर है बेटा? फिर मैं आगे बात चल रहा हूं, आगे बात समझ। देखिए मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, ये बात हमने डिस्कस पूरी कर ली। आगे हम बात करते हैं और फिर मैं आगे आपसे इस चीज से बढ़ता हूं कि वास्तव में अगर मैं ऑस्मोसिस की डेफिनेशन दूं तो ये ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या होगी। मैंने कल भी आपको बताया था कि जो पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है, दैट मींस सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट, वो कहां हो रहा है? लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन और हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। मैंने क्या कहा? फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। मैं क्या कह रहा हूं आपको कि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन इज नोन एज ऑस्मोसिस। तो होगा क्या? ये प्रोसेस कैसा है आपके पास में? एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो मैं कह रहा हूं कि नेट स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। क्लियर है बेटा? सॉल्वेंट पार्टिकल्स का जो फ्लो हो रहा है वो स्पॉन्टेनियस है। और फ्रॉम, मैं ये कह रहा हूं, सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन इज नोन एज ऑस्मोसिस। ये हमारे पास में एक जनरल डेफिनेशन आती है किसकी? ऑस्मोसिस की, जिसको हमने समझ लिया। अब इस ऑस्मोसिस को समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं। मान लीजिए कि आपने एक रेजिन का पीस लिया है। रेजिन मतलब आपने एक किशमिश का पीस लिया है। तो एक साधारण ग्लास में आप पानी भर के रखिए और दूसरे ग्लास में आप शुगर का सॉल्यूशन भरिए। क्लियर है बेटा? अब दोनों में एक एक किशमिश के पीस को डाल दीजिए, ओवरनाइट रहने दीजिए और आप सुबह देखते हैं कि जो साधारण गिलास में आपके पास में रेजिन थी, जो किशमिश रखी हुई थी, वो फूल जाती, स्वेल अप हो जाती है। लेकिन आई बात समझें, जो दूसरे गिलास में थी किशमिश वो थोड़ी सी और श्रंक हो जाती है पहले के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों? देखिए जनरली जैसे मान लीजिए आप किशमिश नहीं तो सिंपल एक अंगूर का पीस ले लीजिए और दोनों के अंदर एक एक ग्रेप्स का पीस डाल दीजिए। जैसे सिंपल वाटर में आपने एक अंगूर डाल दिया, एक ग्रेप्स का पीस डाल दिया, इसी तरीके से शुगर सॉल्यूशन में आपने एक ग्रेप्स का पीस डाल दिया। तो हुआ क्या? ओवरनाइट पड़े रहने पर आपने सुबह देखा, तो आप देखिए जैसे आप अंगूर का पीस लेते हैं तो उसके ऊपर एक बारीक सा छिलका हटता है जिसको आप कहते हो मेम्ब्रेन, वो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। आ रही बात समझ में? उस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के जरिए सॉल्वेंट पार्टिकल्स का फ्लो होता है। तो जो सिंपल आपने वाटर लिया था, प्योर वाटर लिया था, उस प्योर वाटर में आपने जो अंगूर का पीस डाला था, उसमें हुआ क्या? वाटर के पार्टिकल्स अंगूर में जाना स्टार्ट हो गए, किससे? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, और वो क्या हो गए? स्वेल अप हो गए। इसका रीजन, उस अंगूर में पहले से ग्लूकोज शुगर एग्जिस्ट कर रही है, फ्रक्टोज शुगर वगैरह जो है उसमें एग्जिस्ट कर रही है, तो उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा थी। और बाहर जो आपने प्योर वाटर लिया था उसमें किसी भी तरह की कोई कंसंट्रेशन नहीं है, वो बिल्कुल एक नॉर्मल वाटर था। तो वो हुआ क्या? उसका फ्लो ना स्टार्ट हुआ और फ्लो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के जरिए हुआ और वो अंगूर क्या हो गया बेटा? स्वेल अप हो गया। ऐसा रीजन क्यों?
ड्यू टू ऑस्मोसिस। ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है कि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन ऐसा हो रहा है। क्लियर है बेटा? अब इसी चीज को हम सेकंड ग्लास जिसमें हमने शुगर सॉल्यूशन डाला है वहां देखते हैं तो वहां अंगूर श्रंक हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो बाहर ग्लास के अंदर सॉल्यूशन है वो शुगर का है, उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू उस अंगूर में प्रेजेंट ग्लूकोज शुगर के जरिए। तो होगा क्या कि शुगर उस अंगूर में जितनी भी सॉल्वेंट के पार्टिकल थे वो निकल करके बाहर कहां आने लग गए, सॉल्यूशन आने लग गए और अंगूर श्रंक हो गया। ये ऑस्मोसिस का एक बेसिक बड़ा ही साधारण सा एग्जांपल लिया जाता है। इसी तरीके से देखिए नाउ दीस डेज इन दिनों के अंदर अब आप समझिए आप सभी घरों में अचार डलता है। क्लियर है? सभी के घरों में अचार डलता है। आप कैरी वगैरह काटते हैं तो कैरी वगैरह काट करके उसके अंदर फिर क्या कर देते हैं, हम नमक डाल देते हैं। ऐसा क्यों? नमक डालने से हुआ क्या, ऑस्मोसिस का प्रोसेस होगा और वो जितना भी एक्सेस वाटर होगा वो सारा खींच करके बाहर ले आएंगे। तो लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन फ्लो होगा जिससे जितना भी एक्सेस वाटर उसमें पड़ा होगा वो सारा निकल जाएगा ताकि उसके बाद में सड़ने और गलने का खतरा ना रहे। जब उसके अंदर आप ऑयल वगैरह मसाले वगैरह मिक्स करते हैं तो सारा काम ऑस्मोसिस का है। इसी तरीके से आप देखिए जब आप कपड़े वगैरह खुद धो रहे हैं, ज्यादा पानी में आपके हाथ हैं तो आपकी स्किन भी श्रंक हो जाती है, रीजन ऑस्मोसिस। तो ऐसे बहुत सारी चीजें ऑस्मोसिस है। अब ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में बेसिक डिफरेंस क्या है पहले हम उसको भी थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। तो आइए मैं इधर लेता हूं डिफ्यूजन और इधर ले रहा हूं मैं ऑस्मोसिस। समझिएगा डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में बेसिक डिफरेंस क्या है। मैंने पहला कहा एप्लीकेबल फॉर ऑल सॉलिड लिक्विड एंड गैस। डिफ्यूजन सभी के ऊपर एप्लीकेबल होता है, एप्लीकेबल फॉर सॉलिड लिक्विड एंड गैस, जबकि ऑस्मोसिस एप्लीकेबल ओनली फॉर सॉल्यूशन। ऑस्मोसिस किसके ऊपर एप्लीकेबल होती है, ओनली सॉल्यूशन के ऊपर। दूसरा मैं कह रहा हूं कि मोमेंट ऑफ बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल इन डिफ्यूजन, दोनों ही पार्टिकल्स का क्या होता है, मोमेंट होता है। लेकिन अगर ऑस्मोसिस में हम बात करें तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के जरिए सिर्फ मूवमेंट सॉल्वेंट पार्टिकल का होता है और एसपीएम सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल के मूवमेंट को ही अलाउ करती है। क्लियर है? इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो डिफ्यूजन में नो रोल ऑफ एसपीएम, यहाँ पर किसी भी रोल की हमें और मतलब कोई नो रोल ऑफ एसपीएम, एसपीएम का कोई रोल नहीं है, सिंपल मेम्ब्रेन काम करती है। जबकि नॉट पॉसिबल विदाउट एसपीएम। मेरी बात समझ में है? जो ऑस्मोसिस होगा वो एसपीएम के सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बिना नहीं हो सकता है। और चौथी बात मैं करूं कैन नॉट बी स्टॉप्ड और रिवर्स्ड। हम ना तो इसको रिवर्स कर सकते हैं डिफ्यूजन को और ना ही स्टॉप कर सकते हैं, जबकि इट कैन बी रिवर्स एज वेल एज स्टॉप। ऑस्मोसिस को आप स्टॉप भी कर सकते हो और इसको रिवर्स भी किया जा सकता है। आइए आगे हम बात कर लेते हैं कि वास्तव में ये ऑस्मोटिक प्रेशर है क्या। अब आप बड़े आराम से इस ऑस्मोटिक प्रेशर को पहले समझिए। मैं क्या कह रहा हूं आपको, मैं कह रहा हूं कि ऑस्मोटिक प्रेशर एक्स्ट्रा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप ओवर सॉल्यूशन ऑफ हाई कंसंट्रेशन ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ ऑस्मोसिस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आइए मैं आपको एक साधारण डायग्राम लेता हुआ इस पूरी चीज को एक्सप्लेन करता हूं। मैं क्या कहता हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए कि मेरे पास में इस तरीके से एक ये कंटेनर है, डन। और इस कंटेनर में मैं एक इस तरह का फनल शेप, ये लीजिए एक इस तरह का बैग लगा और मैंने ये यहां इस पर एक एसपीएम लगा दी है। डन बेटा, क्या लगा दिए, एक एसपीएम लगा दी है। क्लियर है? और मैं यहां पर इसके अंदर अब कुछ सॉल्यूशन फिल कर रहा हूं। ये लीजिए, ये मैंने सॉल्यूशन ले लिया, लीजिएगा ये मैं यहां पर कोई सॉल्यूशन डाल रहा हूं। बड़ा ध्यान से आप समझिएगा कि ये एक्स्ट्रा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या चीज है, इसको थोड़ा सा बड़े ध्यान से आप समझिएगा। डन बेटा, ये लीजिए मैं इसके अंदर कोई ये सॉल्यूशन फिल कर रहा हूं। बड़ा ध्यान से आप इस चीज को समझिएगा। ये लीजिए, ये लीजिए मैंने इसमें सॉल्यूशन भर दिया और इसके अंदर भी अब जो ये मैंने फनल टाइप का ये लगाया है, आ रही है बात समझ में बेटा? इसके अंदर भी मैं क्या कर रहा हूं, कोई सॉल्यूशन फिल कर रहा हूं। मान लीजिए कि मैं ये कह देता हूं कि बाहर मेरे पास जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन C2 और इसमें जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन C1 है। और मैं वापस अपने शब्दों को रिपीट कर रहा हूं कि C1 इज ग्रेटर देन C2। मैं यही कह रहा हूं
कि C1 की कंसंट्रेशन ज्यादा है किससे बेटा, C2 से। और जनरली ये जो मैं यहां लगा रहा हूं, ये मेरे पास में एक SPM है। क्या है ये, एक SPM है। बड़ा ध्यान से देखिए, ये जो मैंने लगाई है ये क्या चीज है, ये SPM है। ये लीजिए, डन। इसको मैं कह रहा हूं ये क्या है, SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। अब होगा क्या, इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का, ये लीजिए क्या होगा, यहां से इन सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का अंदर फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ये लीजिए, और इसके अंदर जो मेरे पास में सॉल्यूशन फिल है, वो सॉल्यूशन मैं कह देता हूं कि मेरे यहां पर, ये लीजिए, ये यहां तक, ये लीजिए जो अंदर ये मैंने सॉल्यूशन फिल किया है, ये लीजिए, ये जो अंदर ये पूरा जो सॉल्यूशन फिल किया हुआ है, उस सॉल्यूशन को मैं इतना ले लेता हूं। ये लीजिए कि ये जो C1 कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है, इसमें ये फिल यहां तक है। बात मेरी समझ आ रही होगी। इस पूरे डायग्राम से हम इस चीज को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं कि किस तरीके से ऑस्मोसिस वर्क करता है। क्लियर है बेटा। अब देखिए हुआ क्या कि ये सॉल्वेंट का पार्टिकल्स अंदर जाने लगे, क्योंकि C1 की कंसंट्रेशन ज्यादा है C2 से। तो मैं जानता हूं ड्यू टू ऑस्मोसिस होगा क्या, मैं इस चीज को आपको समझाऊं कि ड्यू टू ऑस्मोसिस, आ गई बात समझ है। मोमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल थ्रू SPM, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। कहां हो रहा है मूवमेंट, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। ये लीजिए, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। तो लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन क्या हो रहा है बेटा, सॉल्वेंट का मूवमेंट हो। अभी कब तक होगा, ये तब तक होता रहेगा जब C1 और C2 की कंसंट्रेशन बराबर में रहती। मैं ये कहूं कि इन दोनों के बीच में जब तक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं होगा, तब तक सॉल्वेंट के पार्टिकल इसमें जाते रहेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि इस पर्टिकुलर पर, यहां पर, ये लीजिए कि यहां पर ये सब में इस तरीके से ये एक्स्ट्रा सॉल्यूशन C1 का ऊपर तक चल जाता है। और मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर आने के बाद में ये जर्नली एक इक्विलिब्रियम स्टेट डेवलप हो जाती है। क्लियर है बेटा। तो इस सॉल्यूशन का जो अंदर C1 है, इसके ऊपर ये एक्स्ट्रा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो लग रहा है, अब हम इसी को कैलकुलेट कर रहे हैं। मान लीजिए कि मेरे पास में ये पॉइंट, ये लीजिए कि ये पॉइंट मेरे पास में A था और ये यहां तक B तक चढ़ गया। और बेटा इस पूरी हाइट को मैं यहां से लेकर यहां तक, इस हाइट को मैं H मान रहा हूं। कितनी मान रहा हूं बेटा, H मान रहा हूं। तो क्या मेरे पास में इस सॉल्यूशन जो ये ऊपर एक्स्ट्रा आया, ये जो सॉल्वेंट के पार्टिकल अंदर आ जाने से ये एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करेगा, और ये एक्स्ट्रा प्रेशर ही क्या कहलाता है बेटा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। मान लीजिए कि मेरे पास में जो कंसंट्रेशन वाला ये सॉल्यूशन है C1, इसकी डेंसिटी, मान लीजिए कि मैं रो ले रहा हूं, इसकी डेंसिटी कितनी ले रहा हूं, रो, और इस पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, G, और इसने H हाइट को ले लिया। तो टोटल जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो लग रहा है हमारे पास में प्रेशर, वो कितना होगा बेटा, रो GH। तो शायद अब आपको ये डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। क्या कह रहा हूं, एक्स्ट्रा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप ओवर सॉल्यूशन। तो ये एक्स्ट्रा प्रेशर, इस एक्स्ट्रा जो ये सॉल्वेंट के पार्टिकल्स अंदर गए, और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इस अंदर जाने के कारण ड्यू टू ऑस्मोसिस, जिसको मैं बता चुका हूं, ऑस्मोसिस के कारण लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन सॉल्वेंट का फ्लो हो रहा है। अब इसके कारण ये सॉल्वेंट एक्सिस थोड़ा सा ऊपर गया, अब इसके कारण जो प्रेशर, एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप हो रहा है, यही तो मैं कह रहा हूं। देखिए एक्स्ट्रा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप्ड ओवर सॉल्यूशन, क्लियर है ना, of higher concentration due to phenomena of osmosis is known as osmotic pressure। जो ये एक्स्ट्रा प्रेशर लग रहा है, इसी को ही हम क्या कह रहे हैं बेटा,
ऑस्मोटिक प्रेशर कह रहे हैं। शायद मेरी बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी और मैं इसी को एक्सप्लेन कर रहा हूं रो जी एच से। क्लियर है? तो इस एक्स्ट्रा जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है जिसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर कह रहे हैं, और ऑस्मोटिक प्रेशर को मैं पाई से डिनोट कर रहा हूं। आइए फिर मैं एक और तरीके से आपको एक्सप्लेन करूं। मैं ये कहता हूं, इस बात को देखिएगा कि एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड ओवर सॉल्यूशन साइड टू प्रिवेंट द फिनोमिना ऑफ ऑस्मोसिस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। मैं क्या कह रहा हूं, बड़ा ध्यान से समझिए। एक डायग्राम ले लेता हूं मैं, और इस चीज को आप डायग्रामेटिकली समझिए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। इधर देखिए, इस तरीके से मेरे पास में ये एक कंटेनर है। डन। इस कंटेनर में यहां पर भी मेरे पास में एक फ्रैक्शनलेस और वेटलेस पिस्टन लगा हुआ है। यहां पर भी एक फ्रैक्शनलेस और वेटलेस मैंने पिस्टन लगा दिया है। क्लियर है बेटा? और यहां पर मैं एक एसपीएम लगा रहा हूं। क्या लगा रहा हूं? ये मेरे पास में, ये लीजिए, ये मेरे पास में एक एसपीएम है जिसको मैं कह रहा हूं कि ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। क्लियर? अब इस साइड में मेरे पास है सॉल्यूशन और इस साइड में मेरे पास सॉल्वेंट। बड़ा ध्यान से देखिएगा। अब होगा क्या, जनरली अब होगा क्या कि यहां से सॉल्वेंट के पार्टिकल इस तरीके से सॉल्यूशन साइड में आना स्टार्ट होंगे और ये बढ़ना स्टार्ट होगा। तो धीरे धीरे होगा क्या, क्लियर है क्या बेटा? ये पिस्टन धीरे धीरे ऊपर जाने लगेगा। यस या नो? ये पिस्टन वेटलेस और फ्रैक्शनलेस था, तो ये पिस्टन ऊपर जाने लगेगा। मान लीजिए कि मेरे पास में ये यहां पर पॉइंट ए है और ये लीजिए कि यहां पर ये पॉइंट बी है। क्लियर है? ये पॉइंट कितना है? बी। तो देखिए, जैसे सॉल्वेंट का पार्टिकल जाएगा ये पिस्टन नीचे आएगा और ये वाला पिस्टन ऊपर जाने स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है बेटा? बड़े ध्यान से समझना। अब ये सारा काम हो रहा है किसके जरिए? ऑस्मोसिस के जरिए। किसके जरिए हो रहा है? ऑस्मोसिस के जरिए। कि ये लोअर कंसंट्रेशन में है, लोअर कंसंट्रेशन, और इधर क्या है बेटा? हायर कंसंट्रेशन। तो सॉल्वेंट के पार्टिकल का फ्लो हो रहा है। अभी कब तक होता रहेगा? जब तक कि इक्विलिब्रियम मेंटेन ना हो जाए। ये ऑस्मोसिस हो रहा है। अब अगर मैं इस पिस्टन के ऊपर से बाहर से प्रेशर पी एक्सटर्नल अप्लाइड कर दूं, पी एक्सटर्नल प्रेशर कोई अप्लाइड हो रहा है और वो प्रेशर लगाया जाए किसके इक्वल? इस ऑस्मोसिस के इक्वल, ताकि इस ऑस्मोसिस फिनोमिना को रोका जा सके, तो वो कहलाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। मुद्दा समझ आया? क्लियर हुई बात? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं मेरे शब्दों को। मैंने क्या कहा कि यहां पर इस तरीके से मेरे पास में कोई सॉल्वेंट फिल है। डन। ये क्या है? यहां पर कोई सॉल्वेंट फिल है और यहां पर मेरे पास में ये लीजिए, ये क्या है? कोई सॉल्यूशन है। अब हुआ क्या कि यहां से निकल करके सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्यूशन साइड में आने लग गए। ये फिनोमिना हो रहा है सारा ऑस्मोसिस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अब इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया जा रहा है, जिसको इस एक्स्ट्रा प्रेशर को मैं आपके लिए कह रहा हूं कि ये मेरे पास में जो एक्स्ट्रा प्रेशर है वो है पाई। क्लियर है? ये एक्स्ट्रा प्रेशर क्या है बेटा? पाई। इसके ऊपर लगाया जा रहा है। अब ये एक्स्ट्रा प्रेशर जो लगाया गया है वो अगर इस फिनोमिना को स्टॉप कर देता है तो ये एक्स्ट्रा प्रेशर ही क्या कहलाता है बेटा? ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है? जो ऑस्मोसिस को होने से रोक दे या उसको प्रिवेंट करे, वही प्रेशर क्या कहलाएगा? ऑस्मोटिक प्रेशर। जो कि डेफिनेशन में दिख रहा है, एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड सॉल्यूशन साइड लगाया जा रहा है टू प्रिवेंट द फिनोमिना ऑफ ऑस्मोसिस, जो ऑस्मोसिस को रोक दे, इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। अब मान लो कि ये एक्स्ट्रा प्रेशर बहुत ज्यादा लगा दिया जाता, ये एक्स्ट्रा प्रेशर बहुत ज्यादा लगा दिया जाता, तो होता क्या? अब प्रोसेस उल्टा हो जाता। इस सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट के पार्टिकल्स निकल करके सॉल्वेंट साइड में जाना स्टार्ट हो जाते और इसी चीज को हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। क्लियर है क्या? जो जनरली पीने के पानी को प्यूरिफाई करने के लिए जो घरों में एक्वागार्ड वगैरह लगे हुए होते हैं, वो एक्वागार्ड वगैरह
सारे इसी प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं, इसीलिए ऊपर लिखा हुआ आता है रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब क्या हुआ, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी हुई होगी, एक बार हायर कंसंट्रेशन और लोअर कंसंट्रेशन होगा, तो हायर कंसंट्रेशन की साइड के अंदर इतना प्रेशर अप्लाई किया जाए कि वहां पहले तो ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाए और फिर उसके ऊपर इतना प्रेशर अप्लाई किया जाए कि उसमें से प्योर सॉल्वेंट के पार्टिकल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास होते हुए सॉल्वेंट साइड में चला जाए, तो जितने भी सॉल्यूट्स हैं वो इसी तरफ में रह जाएंगे। इस तरीके से ड्रिंकिंग वाटर को प्योर किया जाता है और ये प्रोसेस रिवर्स ऑस्मोसिस कहलाता है। क्लियर है बेटा बात समझ? मान लीजिए कि जो मैंने पिस्टन लगाया है इसका मास है m, क्या है पिस्टन का मास m, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया में a ले लेता हूं, क्या है ये क्रॉस सेक्शन एरिया, ये लीजिए a इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है और m इसका मास है। अब आप जानते हो कि जो फोर्स होता है, जो प्रेशर होता है वो फोर्स अपॉन एरिया होगा, हाँ या ना, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स जो होगा वो mg होगा, सही यस या नो। तो क्या मैं यहां पर ये बता सकता हूं क्या जो ये एक्स्ट्रा प्रेशर लग रहा है पाई वेल इक्वल टू, अगर मैं बात करूं तो यहां पर ये होगा प्रेशर mg के फोर्स के, और ये लीजिए जो क्रॉस सेक्शन एरिया है क्या वो मेरे पास में a है क्या, तो यहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर जो जनरेट हुआ है पाई क्या वो mg a है क्या। ये जर्नल पहले तो चीजें समझने की थी, बिल्कुल साधारण तरीके से हम जिन चीजों को समझ सकते थे। आइए अब हम थोड़ा सा इसके प्रॉपर पॉइंट पर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। लीजिए इस तरीके से मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर को मैंने सेपरेट किया है विद द हेल्प ऑफ SPM। ये लीजिए क्या ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, क्लियर है बेटा। और देखिए इधर मैं डाल रहा हूं सॉल्वेंट और इधर मैं डाल रहा हूं सॉल्यूशन। देन अब ड्यू टू ऑस्मोसिस होगा क्या, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इधर आना स्टार्ट करेंगे और कब तक आएंगे, तब तक आते रहेंगे जब तक कि इक्विलिब्रियम मेंटेन ना हो जाए। मैं ये कह रहा हूं कि इसकी कंसंट्रेशन को जर्नली मैं C1 मान रहा हूं और उसकी कंसंट्रेशन को C2 मान रहा हूं, और ये सारा काम पर्टिकुलर एक टेम्परेचर पर हो रहा है। क्लियर है क्या बेटा। तो आप बड़ा ध्यान से देखिए कि जो मेरे पास में कंसंट्रेशन होती है वो मोल्स पर लीटर होती है, बड़ा ध्यान से देखिएगा। और जो एक्स्ट्रा प्रेशर इधर मैं अप्लाई कर रहा हूं वो क्या था, पाई था। तो लुक अब इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने काम किया, खासकर वॉन्टॉफ ने काम किया। आ रही है बात समझे। अब वो वॉन्टॉफ ने कैसा काम किया हम उसी चीज को थोड़ा सा समझ रहे हैं, बड़ा ध्यान से। अब आप एक एक पॉइंट को देखिएगा, मैं क्या कह रहा हूं इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। मैंने ये कहा कि जो पाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के, और कंसंट्रेशन जो सॉल्वेंट की है वो किस में है बेटा, मोल पर लीटर में है। और मोल पर लीटर का मतलब तो मोलरिटी होता है, हाँ या ना। तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डिपेंड किस पर कर रहा है, मोलरिटी पर, जबकि RLBP एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिपेंड कर रहे थे मोलरिटी के ऊपर, जबकि ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन के ऊपर। आ रही है बात समझ। तो मैं ये कह सकता हूं कि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी। मोलरिटी जितनी ज्यादा होगी ऑस्मोटिक प्रेशर भी उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर है बेटा। और क्या, मैं इसी चीज को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर भी कह सकता हूं क्या, तो ऑस्मोटिक प्रेशर टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। क्लियर है बेटा। तो आप इन दो चीजों को हमेशा याद रखिएगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर ऑस्मोटिक प्रेशर पर जो इफेक्ट आता है वो भी आप याद रखिएगा। क्लियर है बेटा, यहां तक मेरी बात समझ में आ रही। अब इसी चीज को समझने के लिए वॉन्टॉफ नाम के साइंटिस्ट ने काम किया। अब वॉन्टॉफ ने क्या काम किया उसी चीज को मैं आप लोगों को अब समझा रहा हूं कि वॉन्टॉफ ने जर्नली इन चीजों को देखते हुए एक लॉ जनरेट किया। अब वो लॉ क्या है, अब हम उस लॉ को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये ऑस्मोटिक प्रेशर का पूरा जर्नल फॉर्मूला आया, ठीक है ना, और लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप किया गया विद द हेल्प ऑफ वॉन्टॉफ। तो जनरली वॉन्टॉफ ने ये कहा कि अगर मेरे पास में कोई भी डाइल्यूट सॉल्यूशन है, वॉन्टॉफ ने क्या कहा कि अगर मेरे पास में कोई डाइल्यूट सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन के अंदर अगर मैंने सॉल्यूट के पार्टिकल्स डाल दिया और वो डाइल्यूट सॉल्यूशन,
तो वो हमेशा बिहेवियर ऐसा करेगा जैसे गैस के पार्टिकल्स करते हैं। क्लियर है बेटा? कैसा बिहेवियर करेगा? जैसे गैस के पार्टिकल्स करते हैं। रीजन, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, सॉल्यूट का अमाउंट कम है, तो सॉल्यूट आराम से डिस्पर्स्ड होता रहता है, फैलता रहता है उसमें। क्लियर है? और उसका बिहेवियर बिल्कुल गैस पार्टिकल की तरह होता है। तो इसी चीज को समझते हुए वॉन्टॉफ ने क्या किया? वॉन्टॉफ ने जनरली गैसियस लॉ को लेते हुए एक सॉल्यूशन इक्वेशन का डेवलपमेंट किया। अब वो सॉल्यूशन इक्वेशन आई कहां से, कैसे आई, और ये पाई क्या चीज है, यहीं से ही हम जनरल इक्वेशन फॉर सॉल्यूशन के लिए डेवलप करने जा रहे हैं। क्लियर है ना? आ गई बात समझ? द बिहेवियर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल इन डाइल्यूट सॉल्यूशन इज सिमिलर टू बिहेवियर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, जो मैं आपको कह चुका हूं। मेरी बात समझ आ रही है? क्लियर है ना? आइए अब इसके थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। वॉन्टॉफ हैज अप्लाइड द गैस लॉ। मैं क्या कह रहा हूं? वॉन्टॉफ अप्लाइड गैस लॉ। वॉन्टॉफ ने क्या किया बेटा? गैस लॉ अप्लाई किया। क्यों किया? क्योंकि उसने डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्यूट के पार्टिकल को इस तरीके से माना कि जिस तरीके से गैस के पार्टिकल्स होते हैं, और उसने जितने भी लॉ थे गैस के उनको अप्लाई किया, और अप्लाई करके पहला लॉ बनाया। पहला लॉ क्या बनाया? वॉन्टॉफ बॉयल्स लॉ। पहला लॉ क्या था बेटा? ये देखिए, पहला लॉ वॉन्टॉफ बॉयल्स लॉ। अब वॉन्टॉफ बॉयल्स लॉ क्यों दिया? क्योंकि आप जानते हैं कि बॉयल्स का लॉ, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो तो फिक्स अमाउंट की जो गैस होती है, कोई भी फिक्स अमाउंट की जो गैस होती है वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, जिसको जर्नली आप कहते हो कि पीवी इज इक्वल टू के। ये जर्नल लॉ है किसका? बॉयल्स का। अब इसी चीज को कांस्टेंट टेम्परेचर पर अप्लाई किया वॉन्टॉफ ने, क्योंकि वॉन्टॉफ ने उस एक्स्ट्रा प्रेशर को डिनोट किया पाई और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। अगर मैं वॉल्यूम बढ़ाता हूं तो डेफिनेटली ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा। किस पर बेटा? अगर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहा हूं। तो उसने कहा कि पीवी इज इक्वल टू के, कांस्टेंट आया, तो क्या मैं यहां से पाई1 V1 विल इक्वल टू पाई2 V2 लिख करके इस लॉ को डेवलप कर सकता हूं। तो ये जो बॉयल्स का लॉ था उसमें प्रेशर की जगह ऑस्मोटिक प्रेशर काम में लिया गया, और ये मेरे पास में कहलाया वॉन्ट ऑफ बॉयल्स लॉ। अब इसी चीज को आगे और देखा गया, और देख करके इसको इक्वेशन नंबर नाम 1 दिया गया। मैं आगे बढ़ता हूं, और आगे सेकंड जो मेरे पास में आया वो कहलाया वॉन्ट ऑफ चार्ल्स लॉ। दूसरा क्या कहलाया बेटा? वॉन्ट ऑफ चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ। अब वॉन्ट ऑफ चार्ल्स लॉ क्या है उस चीज को समझते हैं पहले। चार्ल्स का लॉ क्या था? पहले ये बताओ, चार्ल्स का लॉ क्या था? द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विद ए कांस्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। क्या कहा मैंने? कि अगर मैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T रख दूं, क्या रख दूं बेटा? कांस्टेंट प्रेशर को लेते हुए अगर वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है टेम्परेचर के, से यस या नो? तो द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विद कांस्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर, मैं क्या बोल रहा हूं? कांस्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर। वहां पर प्रेशर कांस्टेंट था, लेकिन अब हम लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? कांस्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्लियर है क्या बेटा? मैं यहां पर कह देता हूं कि पाई क्या ले लिया मैंने? कांस्टेंट। क्लियर है? क्योंकि यहां पर प्रेशर को हम पाई से दिखा रहे हैं, और ये हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर है कि अगर ऑस्मोटिक प्रेशर कांस्टेंट रख दिया जाए तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके बेटा? टेम्परेचर के होगा। से यस या नो? बोलिए यहां पर। क्लियर है? तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? V इज इक्वल टू के टी, दैट मीन्स V अपॉन T इज इक्वल टू के। और तीसरे नंबर पर फिर मेरे पास में जो इक्वेशन जनरेट होती है वो तीसरे नंबर पर मैं ये कह देता हूं कि वॉन्ट ऑफ प्रेशर टेम्परेचर लॉ। क्या कह रहा हूं बेटा? वॉन्ट ऑफ प्रेशर टेम्परेचर लॉ। बड़ा ध्यान से देखना। वॉन्ट ऑफ प्रेशर टेम्परेचर लॉ।
अभी प्रेशर टेम्परेचर लॉ है क्या, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 डाल रहा हूं। जनरली आप गैसुलैक का लॉ पढ़ के आए थे, वही चीज है ये। अब पहले के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट था, दूसरे के अंदर हमारे पास में क्या कांस्टेंट था बेटा, प्रेशर कांस्टेंट था, तो तीसरे में वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है। गैसुलैक ने ये तो कहा था कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टेम्परेचर के। तो मैं यहां पर वही कह रहा हूं कि द ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो मैं कह रहा हूं कि अगर मैंने वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया तो गैसुलैक का लॉ P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T था, तो मैं यहां पर कह देता हूं कि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो शायद अब आपको कहानी समझ में आने लग गई होगी कि जब मैं फॉर्मूला डायरेक्ट लिख रहा था कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है अगर मैंने वॉल्यूम को कांस्टेंट किया। तो जनरली क्या मैं यहां से इस बात को कह सकता हूं क्या कि पाई इज इक्वल टू KT, दैट मीन्स पाई अपॉन T इज इक्वल टू K। तो वही पाई 1 अपॉन T1 इज इक्वल टू पाई 2 अपॉन T2 भी बन जाता है। अब इसी तरीके से चौथा मेरे पास में जो बनना स्टार्ट हुआ, जो चौथा मेरे पास में बना, और वो चौथा लॉ क्या था, बड़े ध्यान से देखिए। चौथा लॉ मेरे पास आया वांट ऑफ अवोगाद्रो लॉ। क्या बना बेटा चौथा, वांट ऑफ अवोगाद्रो लॉ। ये लीजिए वांट ऑफ अवोगाद्रो लॉ। ये वांट ऑफ अवोगाद्रो लॉ क्या है, ये लीजिए। पहले इस चीज को समझते हैं। देखिए वांट ऑफ, जो अवोगाद्रो का लॉ है बस उसी में हमने नाम और क्या लगा दिया, वांट ऑफ। इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू डाइल्यूट सॉल्यूशन, मैंने क्या कहा, इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू डाइल्यूट सॉल्यूशन हैव सेम सॉल्यूट। क्या रख रहे हैं बेटा, सेम सॉल्यूट। तो मैं क्या कह रहा हूं, इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू डाइल्यूट सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एंड टेम्परेचर, क्लियर है क्या बेटा, हैव सेम नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर मेरे पास में कोई दो सॉल्यूशन है, मान लीजिए ये कंटेनर 1 और ये कंटेनर 2 है, मैं यहां पर इसको A नाम दे रहा हूं और इसको B नाम दे रहा हूं। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 ले रहा हूं और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 2 ले रहा हूं। क्या कह रहा हूं मैं, पाई 1 और पाई 2 ले लिया। मान लीजिए कि मैंने इसका वॉल्यूम V1 लिया और इसका वॉल्यूम V2 लिया। बड़े ध्यान से समझना एक एक चीज को, क्लियर है बेटा। और टेम्परेचर अगर मैं T1 और T2 ले लेता हूं तो इसके अंदर प्रेजेंट T1 और ये लीजिए अगर मैं T2 ले लेता हूं तो इसमें प्रेजेंट जो पार्टिकल्स होंगे वो N1 बराबर N2 ही होंगे। तो मैंने क्या कहा बेटा, इक्वल वॉल्यूम V1 बराबर किसके, V2 के, और मैं कह रहा हूं कि पाई 1 बराबर किसके, पाई 2 के, V1 बराबर किसके, V2 के, T1 बराबर T2 के, तो डेफिनेटली N1 बराबर भी N2 होगा। यस या नो, मैं ये कहना चाह रहा हूं। क्लियर है बेटा, इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू डाइल्यूट सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एंड टेम्परेचर हैव सेम नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल। आ रही है बात समझ में। तो अगर मैं इन सबको एक साथ अब कंबाइंड कर लूं तो क्या मेरे पास एक इक्वेशन तैयार होती है। अगर इन सारे गैस लॉ को मिला लिया जाए तो हम लोग देखते थे कि एक आइडियल गैस इक्वेशन होती है, लेकिन अगर इन सारे लॉ को अगर लिया जाए तो आप देखोगे बिल्कुल आइडियल गैस की जैसे एक इक्वेशन जनरेट होती है, जिसको जनरली हम कहते हैं बेटा सॉल्यूशन इक्वेशन, क्योंकि हम सारा काम किस पर कर रहे हैं, सॉल्यूशन पर कर रहे हैं। तो इक्वेशन जो जनरेट होगी वो क्या कहलाएगी बेटा, सॉल्यूशन इक्वेशन। तो जर्नल इक्वेशन फॉर सॉल्यूशन मैं क्या लिखूं, जर्नल इक्वेशन फॉर सॉल्यूशन। अब जर्नल इक्वेशन फॉर सॉल्यूशन की अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो देखिए अभी अभी आप निकाल के लाए, पाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। दूसरे पे आपने क्या निकाला था बेटा कि पाई को कांस्टेंट रख दिया था, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्लियर है क्या बेटा। और तीसरे पर आपने प्रेशर को कांस्टेंट रखा था और वॉल्यूम को कांस्टेंट करके आपने कहा था कि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और तीसरा आपने कहा था कि अगर ये
अवोगाद्रो को लॉ फॉलो करता है तो n बराबर n2। अगर अब इन सारी चीजों को आपस में आप मिला लो तो क्या आपके पास में पाई v इजिकल टू, क्लियर है क्या बेटा, एक NST जर्नल इक्वेशन डेवलप होती है। क्लियर है क्या, ये लीजिए, जिस तरीके से आप लोग कहते हो PV इजिकल टू NRT, क्लियर है क्या, उसी तरीके से पाई v, R की जगह पर मैंने S ले लिया, ये कहलाता है सॉल्यूशन कांस्टेंट। सॉल्यूशन कांस्टेंट, और इस सॉल्यूशन कांस्टेंट की वही वैल्यू होती है जो R गैस कांस्टेंट की होती है। क्लियर है क्या बेटा, तो मैं इस सॉल्यूशन कांस्टेंट की जो वैल्यू ले रहा हूं वो हमेशा 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स का मैं लूंगा। क्लियर है बेटा, तो क्या मेरे पास जर्नली पाई इजिकल टू पाई वी इजिकल टू NST बिल्कुल एक आइडियल गैस के जैसी इक्वेशन आई, बस प्रेशर की जगह पर मैंने पाई लगा दिया है, इतना डिफरेंस। अब आप लोग याद रखिएगा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर वगैरह में कोई लफड़ा नहीं है, क्लियर है, बिल्कुल आइडियल गैस है, क्योंकि आप जानते हो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। क्लियर है क्या बेटा, हाँ या ना, और प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। जब आप इन सबको मिला लेते हो तो PV इजिकल टू NRT मिलता है। इसी तरीके से वांट ऑफ बॉयल्स, वांट ऑफ चार्ल्स, वांट ऑफ अवोगाद्रो वगैरह इन सबको मिला करके जो एक जनरल इक्वेशन तैयार हुई, आ रही बात समझे, हम उसको कह रहे हैं सॉल्यूशन इक्वेशन। और सॉल्यूशन इक्वेशन जो मेरे पास में आई है वो क्या आई है, बात समझ में आ गई बेटा, पाई v इजिकल टू NST। क्लियर है बेटा, अब आओ इसी चीज को मैं आप लोगों को और समझा देता हूं। देखिए, मैंने ये कहा कि पाई v इजिकल टू NST एक इक्वेशन बनी है, तो क्या पाई इजिकल टू n अपॉन वी एस टी लिख सकता हूं, और n अपॉन v की अगर मैं बात करूं तो क्या मोल्स और वॉल्यूम अगर ये है तो कंसंट्रेशन को बता रहे हैं क्या, तो कंसंट्रेशन मोल्स पर लीटर होगा, तो क्या मैं लिख सकता हूं क्या पाई इजिकल टू CST से यस या नो। और मेरे पास में जो S है वो क्या है, तो अगर मैं कांस्टेंट टेम्परेचर की बात कर लूं तो S मेरे पास में कांस्टेंट, तो देख सकते हो कि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C होगा। और अगर मैं जनरली, ये कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर कहानी थी, यदि मैं कंसंट्रेशन को कांस्टेंट कर लूं तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T भी आ जाता है क्या, ये लीजिए। तो पहली चीज ये बिल्कुल क्लियर, तो अब आपकी ये कहानी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी कि ये फॉर्मूला कहां से ड्राइव किया गया। अब आप बार बार इसको कंफ्यूज ना हो, आप चाहें तो इसको पाई इजिकल टू CRT भी लिख सकते हैं। जहां मैं S लिख रहा हूं वहां कुछ नहीं, आप R भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है। सॉल्यूशन इक्वेशन डेवलप हुई है इसलिए मैंने कांस्टेंट S रख लिया, वास्तव में वो है तो R ही ना, तो पाई इजिकल टू CST। और अब आप चाहो तो इसी चीज को यहां से लिंक कर सकते हो, तो बड़ा ध्यान से देखिए, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के, पाई मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलरिटी के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। अब जो आपने सॉल्यूट डाला, अगर उस सॉल्यूट पर आप विचार करें कि वो इलेक्ट्रोलाइट है या फिर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो आप पढ़ के आए थे कि n इजिकल टू ऑब्जर्व मोल अपॉन n थियोरिटिकल मोल होता है। क्लियर है क्या बेटा, आ रही बात। तो अगर आप n ऑब्जर्व मोल निकालते हैं तो आयोटा इंटू n थियोरिटिकल मोल होगा। तो क्या बेटा, अब मैं इस फॉर्मूले के अंदर ये अप्लाई कर सकता हूं कि पाई इजिकल टू आयोटा इंटू n ऑब्जर्व की जगह थियोरिटिकल, n थियोरिटिकल मोल अपॉन वॉल्यूम इंटू R और ये T। तो क्या मेरे पास में अब ये फिर कंसंट्रेशन है क्या, तो क्या मैं पाई इजिकल टू ICRT भी लिख सकता हूं क्या। तो अब आयोटा जो कि क्वांटम फैक्टर है अपने आप इंक्लूड हो गया। अब आयोटा की वैल्यू नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए 1 और इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए मैं सारी निकालना सिखा के आ चुका हूं कि वो आपको परसेंटेज डिसोसिएशन दे रहा है या क्या दे रहा है। लेकिन इस बात को याद रखिएगा, ये जो वॉल्यूम है ये वॉल्यूम इन लीटर में है, किसमें है,
ये वॉल्यूम लीटर में है। तो आइए अब मैं आपसे फिर डिस्कस करता हूं कि मेरे पास में फॉर्मूला आ गया पाई इज इक्वल टू आयोटा इंटू एन। क्लियर है बेटा? ऑब्जर्व की जगह आ गया एन थ्योरेटिकल मोल अपॉन वॉल्यूम इंटू आर टी। ये है। अब मैं अगर इससे फॉर्मूलों को ड्राइव करना चाहूं तो क्या मैं यहां से 2-3 फॉर्मूले और बना सकता हूं? वो 2-3 फॉर्मूले क्या हैं? सबसे पहले आप उनको देखिए, फिर उनके बीच में बनने वाले आप सारे रिलेशंस को देखिए। आप जानते हैं कि जो एन थ्योरेटिकल मोल्स हैं वो सॉल्यूट के हैं, तो WA अपॉन MA भी लिख सकता हूं। और वॉल्यूम मेरे पास में लीटर में है, तो अगर मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया ml में तो क्या मुझे 1000 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा? तो पाई इज इक्वल टू आयोटा इंटू WA अपॉन MA इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml। क्लियर है? इंटू R और ये इंटू T जो टेम्परेचर केल्विन में होता है। तो क्या मैं इससे बड़ी आसानी से पाई की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकता हूं? दैट मीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर को मैं यहां पर कैलकुलेट कर सकता हूं। से यस या नो? ये मेरे पास में एक जनरल फॉर्मूला आया, और इससे अगर मुझे वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो तो जो जो चीजें हैं मैं इसमें डाल करके बड़ी आसानी से इन चीजों को कैलकुलेट कर सकता हूं। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला आया। क्लियर है बेटा? अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, मैंने तुमको पहले भी बताया था कि जो हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल रहे हैं उस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का, ठीक है ना, इधर जो हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल रहे हैं उस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर जो है हमारे पास में एक बेस्ट तरीका है। तो मैं यहां से अगर मॉलिक्यूलर मास निकाल लू MA, क्लियर है बेटा? तो मेरे पास में जर्नली जो फॉर्मूला होगा आयोटा WA इंटू ये लीजिए 1000, अगर मैंने सॉल्यूशन को ml में मान लिया है, इंटू R इंटू T अपॉन क्या मैं यहां पर पाई इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml में अगर लूं तो मैं इसके जरिए क्या बड़ी आसानी से उस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास भी कैलकुलेट कर सकता हूं। क्लियर है? अब एक चीज को और समझिएगा, यहां पर इंपॉर्टेंट चीज इस R की यूनिट को पुट करने की है। क्या है बेटा? कि ये जो R आप ले रहे हैं या सॉल्यूशन कांस्टेंट ले रहे हैं, इसकी यूनिट क्या होगी? इंपॉर्टेंट बात है कि आप यूनिट क्या ले रहे हैं और बाकी सारी चीजों को आप किस में रख रहे हैं। तो मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर मैं इस R की यूनिट को 2 हिस्सों में डिवाइड करूं, बड़ा ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूं। इस R की यूनिट से अगर क्वेश्चन बनाया जाए तो देखना, अब R मेरे पास में यूनिट ऐसा भी हो सकता है कि 8.314 जूल केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स में गिवन हो। तो जर्नली मेरे को इस 8.314 को याद करो 25/3 लिखना मैंने सिखाया था। एट द टाइम अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो वॉल्यूम को हमेशा मैं मीटर क्यूब में लूंगा। आ रही है बात समझ? वॉल्यूम हमेशा किस में लूंगा बेटा? मीटर क्यूब में। मुझे वॉल्यूम कुछ भी दिया जा सकता है, ये लीजिए। उस वॉल्यूम को कन्वर्ट करना रहेगा मुझे मीटर क्यूब में। टेम्परेचर जो मेरे पास में रहेगा केल्विन में, और जो मेरे पास में पाइप प्रेशर आएगा वो न्यूटन पर मीटर में आएगा। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यू नो वेरी वेल इज कॉल्ड पास्कल। तो अगर वो आपसे पास्कल के अंदर रिजल्ट पूछ रहा है तो आर की वैल्यू ये डालेंगे और बाकी इन चीजों को आप रखते हुए कैलकुलेट करेंगे। ये पहला केस। लेकिन मान लीजिए उसने आर की वैल्यू आपको ये दे दी 0.082 लीटर एटमोस्फेयर केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स। अगर आर की वैल्यू ये डालते हैं तो वॉल्यूम आपको लीटर में लेना पड़ेगा, टेम्परेचर केल्विन में लेना पड़ेगा, और जो पाई है वो एटमॉस्फेयर में लेना पड़ेगा। तो वॉल्यूम किस में लेना पड़ेगा? लीटर में, टेम्परेचर केल्विन में, और जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा बेटा वो ATM में आएगा। बस ये छोटा सा यूनिट कन्वर्जन आपको याद रखना है
और ये छोटा सा यूनिट कन्वर्जन आप रखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर है बेटा? ये सारे फॉर्मूले मैंने आपके सामने डिराइव कर दिए। अब एक छोटा सा केस मैं और स्टडी कर देता हूं। थोड़ा सा उस छोटे से केस को आप देखिएगा। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर मेरे पास में इस तरीके से ये कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी हुई है, डन बेटा, और ये मेरे पास में सॉल्यूशन 1 है जिसकी कंसंट्रेशन C2 है, और ये कोई मेरे पास में सॉल्यूशन ये 1, ये सॉल्यूशन 2 जिसकी कंसंट्रेशन C2 है, और वही चीज कि मैं टेम्परेचर T1 मानता हुआ चल रहा हूं, ये मेरे पास में SPM लग रही है। क्लियर है बेटा? और C1 की कंसंट्रेशन ज्यादा है किससे? C2 से। क्लियर है बेटा? आ रही है बात समझ में? तो C1 और C2 कंसंट्रेशन है और मैं टेम्परेचर को T मानता हुआ चल रहा हूं, ये टेम्परेचर T। तो अगर मुझे ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना हो तो डायरेक्ट क्या मैं ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट कर सकता हूं? यस। ये लीजिए C1 माइनस C2 और ये मैं यहां पर RT रख करके भी, क्लियर है बेटा, इन दोनों कंसंट्रेशन का जो डिफरेंस है हायर टू लोअर में फ्लो होता है, तो C1 माइनस C2 रखता हुआ मैं इस चीज को कैलकुलेट बड़ी आसानी से कर सकता हूं। अब मेरे पास में बचता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा। क्लियर है क्या बेटा? और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा। और अब इस सेक्शन के सारे न्यूमेरिकल्स बचते हैं कि न्यूमेरिकल्स को किस तरीके से किया जाए। कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। अब दो अलग अलग ऑस्मोटिक प्रेशर के सॉल्यूशन है, उनको मिला दूं तो नया जो सॉल्यूशन बनेगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा। क्लियर है क्या बेटा? क्योंकि यहाँ पर तो डाल्टन का लॉ लगेगा। क्यों लगेगा? अंडरस्टूड है कि आप इनको गैस की तरह बिहेव करते हुए आ रहे हो, तो इंडिविजुअल अगर कोई ऑस्मोटिक प्रेशर है और किसी दूसरे सॉल्यूशन का इंडिविजुअल ऑस्मोटिक प्रेशर है, जब मिलान कर दिया जाता है, मतलब मिला दिया जाता है, तो टोटल कंटेनर में जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो डेफिनेटली डाल्टन के लॉ की तरह ही फॉलो होगा। तो टोटल प्रेशर जो होगा ऑस्मोटिक वो सम होगा किनका? दोनों प्रेशर का। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आएंगे। अगर अलग अलग तरह के सॉल्यूशंस लिए जाते हैं, क्लियर है, तो उनको कैसे कैलकुलेट करते हैं, आइए फिर हम आगे बढ़ते हैं और इस चीज को अब आगे कल की क्लास में देख लेंगे जैसा कि आप कह रहे हो। ठीक है? आ रही है बात समझ? तो यहां तक ये सारी चीजों को आप एक बार अच्छे से पढ़ करके और स्टडी करके रखिएगा, ताकि कल की क्लास में मैं इस चैप्टर को कंप्लीटली बाइंड अप कर सकूं विद न्यूमेरिकल के साथ। आप ये याद रखिएगा। क्लियर है? क्योंकि इसकी काफी क्लास लंबी हो गई है, और भी चैप्टर है, हमें और भी लेने हैं। क्लियर है? तो फटाफट इसकी सारी शीट डीपीपीस जो आपको दी गई हैं उनको सॉल्व करिए। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो डाउट सेक्शन अलग रखेंगे और उसको कंप्लीटली हम बाइंड अप कर लेंगे। यहाँ पर कल मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा आप उन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हर वैरायटी के मैं क्वेश्चंस को लूंगा, इसके अंदर कुछ लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चन भी मैं डालूंगा, जहां पर लिमिटिंग रिएजेंट का कुछ काम रहेगा। आ रही बात समझ? वहां से मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा कि जब हमें कोई दो सॉल्यूट दे दी जाए, दोनों के मोल हमें मालूम हो, तो हम किस तरीके से ऑस्मोटिक प्रेशर को फिर कैलकुलेट करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। वी विल मीट टुमारो एट द सेम टाइम। हाँ, यहाँ तक जितना मैंने काम करा दिया है उसकी पीडीएफ आज शाम को आपके पास पहुंच जाएगी। जितनी भी पीपीटीज है डेफिनेटली आज शाम को अपलोड हो जाएंगे। सो थैंक यू।